नमस्कार दोस्तों, आज फिर मौजूद है हम एक नई कहानी के साथ। मुंशी प्रेमचंद की लोकप्रिय कहानी दो सखियाँ। प्यारी बहन, जब से यहाँ आई हूँ तुम्हारी याद सताती रहती है। काश तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ चली आती तो कितनी अच्छा रहता। मैं तुम्हें अपने विनोद से मिलाती। क्या यह संभव नहीं है? तुम्हारे माता पिता क्या तुम्हें इतनी आज़ादी भी न देंगे? मुझे तो आश्चर्य यही है कि बेड़ियाँ पहनकर तुम कैसे रह सकती हो। मैं तो इस तरह घंटे भर भी नहीं रह सकती। ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि मेरे पिताजी पुरानी लकीर पीटने वालों में से नहीं हैं। वह उन नवीन आदर्शों के भक्त हैं जिन्होंने नारी जीवन को स्वर्ग बना दिया है। नहीं तो मैं कहीं की ना रहती। विनोद हाल ही में इंग्लैंड से डिफिल होकर लौटे हैं और जीवन यात्रा आरंभ करने के पहले एक बार संसार यात्रा करना चाहते हैं। यूरोप का अधिकांश भाग तो वह देख चुके हैं, पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया की सैर के बिना उन्हें चैन नहीं। मध्य एशिया और चीन का तो यह विशेष रूप से अध्ययन करना चाहते हैं। यूरोपियन यात्री जिन बातों की मीमांसा न कर सके उन्हीं पर प्रकाश डालना इनका ध्येय है। सच कहती हूँ चंदा, ऐसा साहसी, ऐसा निर्भीक, ऐसा आदर्शवासी पुरुष मैंने कभी नहीं देखा था। मैं तो उनकी बातें सुनकर चकित हो जाती हूँ। ऐसा कोई विषय नहीं जिसका उन्हें पूरा ज्ञान न हो, जिसकी आलोचना न कर सके। और यह केवल किताबी आलोचना नहीं होती है, उसमें मौलिकता और नवीनता होती है। स्वतंत्रता के दो वह अन्य उपासक है। ऐसे पुरुष की पत्नी बनकर ऐसी कौन सी स्त्री है जो अपने सौभाग्य पर गर्व न करे। बहन, तुमसे क्या कहूँ कि सुबह उन्हें अपने बंगले की ओर आते देखकर मैं चिंतन की क्या दशा हो जाती है। यह उन पर नौछावर होने के लिए विकल हो जाता है। यह मेरी आत्मा में बस गए हैं। अपने पुरुष की मैंने मन में जो कल्पना की थी उसमें और उनमें बाल बराबर भी अंतर नहीं। मुझे रात दिन यही भय लगा रहता है कि कहीं मुझसे उन्हें कोई त्रुटि न मिल जाए। जिन विषयों से उन्हें रुचि है उनका अध्ययन आधी रात तक बैठी किया करती हूँ। ऐसा परिश्रम मैंने कभी न किया था। आईने कंघी से मुझे कभी उतना प्रेम न था। सुशोभित को मैंने कभी इतने चाव से कंठ न किया था। अगर इतना सब कुछ करने पर भी मैं उनका हृदय न पा सकी तो बहन, मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा, मेरा हृदय फट जाएगा और संसार मेरे लिए सूना हो जाएगा। कदाचित प्रेम के साथ ही मन में ईर्ष्या का भाव भी उदय हो जाता है। उन्हें मेरे बंगले की ओर जाते हुए देख जब मेरी पड़ोसनी कुसुम अपने बरामदे में आकर खड़ी हो जाती है तो मेरा ऐसा जी चाहता है कि उसकी आंखें ज्योतिहीन हो जाए। कल तो अनर्थ ही हो गया। विनोद ने उसे देखते ही हेट उठा ली और मुस्कुराए। वह उल्टा भी खिसके निकालने लगी। ईश्वर सारी विपत्तियाँ दे पर मिथ्याभिमानी न दे। आप कविता करती है और कई पत्रिकाओं में उनकी कविताएं छप भी गई है। बस आप ज़मीन पर पाँव नहीं रखती। सच कहती हूँ, थोड़ी देर के लिए विनोद पर से मेरी श्रद्धा उड़ गई। ऐसा आवेश होता था कि चलकर कुसुम का मुंह नोच लूँ। खैरियत हुई कि दोनों में बातचीत न हुई, पर विनोद आकर बैठे तो आधे घंटे तक मैं उनसे न बोल सकी। जैसे उनके शब्दों में वह जादू ही न था, वाणी में वह रस ही न था। तब से अब तक मेरे चिंतन की व्यग्रता शांत नहीं हुई। रात भर मुझे नींद नहीं आई। वही दृश्य आंखों के सामने बार बार आता था। कुसुम को लज्जित करने के लिए कितने मंसूबे बांध चुकी थी। अगर यह भय न होता कि विनोद मुझे ओछी और हल्की समझेंगे तो मैं उनसे अपने मनोभाव को स्पष्ट कह देती। मैं संपूर्ण उनकी होकर उन्हें संपूर्णतः अपना बनाना चाहती हूँ। मुझे विश्वास है कि संसार का सबसे रूपवान युवक मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे आंखें उठाकर न देखूं। विनोद के मन में मेरे प्रति यह भाव क्यों नहीं है? चंदा प्यारी बहन, एक सप्ताह के लिए आ जा। तुझसे मिलने के लिए मन अधीर हो रहा है। मुझे इस समय तेरी सलाह और सहानुभूति की बड़ी ज़रूरत है। यह मेरे जीवन का सबसे नाजुक समय है। इन्हीं 10-5 दिनों में या तो पारस हो जाऊंगी या मिट्टी। तो 7 बज गए, अभी बाल तक नहीं बनाए। विनोद के आने का समय है। अब विदा होती हूँ। कहीं आज फिर अभाग्नि कुसुम अपने बरामदे में न आ खड़ी हो। अभी से दिल काँप रहा है। कल तो यह सोचकर मन को समझाया था कि ये ही सरल भाव से वह हंस पड़ी होगी।
आज भी अगर वही दृश्य सामने आए तो उतनी आसानी से मन को न समझा सकूंगी। तुम्हारी पन्ना, प्रिय पन्ना। भला एक युग के बाद तुम्हें मेरी सुधि तो आई। मैंने तो समझा था शायद तुमने परलोक यात्रा कर ली। यह उस निष्ठुरता का दंड ही है जो कुसुम तुम्हें दे रही है। 15 अप्रैल को कॉलेज बंद हुआ और 1 जुलाई को आप खत लिखती हैं, पूरे 2.5 महीने बाद, वह भी कुसुम की कृपा से। जिस कुसुम को तुम कोस रही हो उसे मैं आशीर्वाद दे रही हूँ। वह करुण दुख की भांति तुम्हारे रास्ते में ना आ खड़ी होती तो तुम्हें क्यों मेरी याद आती। खैर, विनोद की तुमने जो तस्वीर खींची है वह बहुत ही आकर्षक है। दिन जल्द आए कि मैं उनसे बहनोई के नाते मिल सकूं, मगर देखना कहीं सिविल मैरिज न कर बैठना। विवाह हिंदू पद्धति के अनुसार ही हो। तुम्हें अख्तियार है, जो सैकड़ों बहुधा और व्यर्थ के कपड़े हैं उन्हें निकाल डालो। एक सच्चे विद्वान पंडित को अवश्य बुलाना, इसलिए नहीं कि वह तुमसे बात बात पर टके निकलवाए, बल्कि इसलिए कि वह देखता रहे कि वह सब कुछ शास्त्र विधि से हो रहा या नहीं। अच्छा, अब मुझसे पूछो कि इतने दिनों क्यों चुप्पी साधी बैठी रही। मेरे ही खानदान में इन 2.5 महीनों में 5 शादियाँ हुई। बारातों का तांता लगा रहा। ऐसा शायद ही कोई दिन गया होगा कि ऐसे 100 मेहमान से कम रहे हो। जब बारात आ जाती थी तब तो उनकी संख्या 500-500 हो जाती थी। ये पूछो, ये 5 लड़कियां मुझसे छोटी है और मेरा बस चलता तो अभी 3-4 साल तक न बोलती, लेकिन मेरी सुनता कौन है। और विचार करने पर मुझे भी ऐसा मालूम होता है कि माता पिता का लड़कियों के विवाह के लिए जल्दी करना कुछ अनुचित नहीं है। जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं। अगर माता पिता अकाल मर जाए तो लड़की का विवाह कौन करेगा। भाइयों का क्या भरोसा। अगर पिता ने काफ़ी दौलत छोड़ी है तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे साधारण होता है, पिता ऋण का भार छोड़ गए तो बहन भाइयों पर भार हो जाता है। यह भी अन्य कितने ही हिंदू रस्मों की भांति आर्थिक समस्या है, और जब तक हमारी आर्थिक दशा न सुधरेगी यह रस्म भी न मिटेगी। अब मेरे बलिदान की बारी है। आज के 15वें दिन यह घर मेरे लिए विदेश हो जाएगा। 2-4 महीने के लिए आऊँगी तो मेहमान की तरह। मेरे विनोद बनारसी है, अभी कानून पढ़ रहे हैं। उनके पिता नामी वकील है। सुनती हूँ कई गांव हैं, कई मकान हैं, अच्छी मर्यादा है। मैंने अभी तक वर को नहीं देखा। पिताजी ने मुझसे पूछवाया था कि इच्छा हो तो वर को बुलवा दूँ, पर मैंने कह दिया कोई ज़रूरत नहीं, कोई घर में बहू बने। तकदीर का सौदा, न पिताजी ही किसी के मन में बैठे, मैं ही अगर 2-1 बार देख ही लेती, नहीं मुलाकात ही कर लेती, तो क्या हम दोनों एक दूसरे को परख लेते। यह किसी तरह संभव नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा हम एक दूसरे का रंग रूप देख सकते। इस विषय में मुझे विश्वास है कि पिताजी मुझसे कम संयत नहीं है। मैंने दोनों बड़े बहनोई सौंदर्य के पुतले न होकर कोई रमणी उनसे घृणा नहीं कर सकती। मेरी बहनें उनके साथ आनंद से जीवन बिता रही हैं, फिर पिताजी मेरे ही साथ क्यों अन्याय करेंगे। यह मैं मानती हूँ कि हमारे समाज में कुछ लोगों का वैवाहिक जीवन सुखकर नहीं है, लेकिन संसार में ऐसा कौन समाज है जिसमें दुखी परिवार न हो। और फिर हमेशा पुरुषों को ही क्यों दोष दिया जाता है। बहुधा स्त्रियाँ ही विष का गांठ होती है। मैं तो विवाह को सेवा और त्याग का व्रत समझती हूँ और इसी भाव से उसका अभिवादन करती हूँ। हाँ, मैं तुम्हें विनोद से छीनना तो नहीं चाहती, लेकिन अगर 20 जुलाई तक तुम 2 दिन के लिए आ सको तो मुझे बुला लो। जो जो इस व्रत का दिन निकट आ रहा है, मुझे एक अज्ञात संख्या हो रही है, मगर तुम खुद बीमार हो, मेरी दवा क्या करोगे। ज़रूर आना बहन, तुम्हारी चंदा। प्यारी चंदा, सैकड़ों बातें लिखनी हैं, किसी क्रम से शुरू करूं समझ में नहीं आता। सबसे पहले तुम्हें विवाह के शुभ अवसर पर न पहुंच सकने की क्षमा चाहती हूँ। मैं आने का निश्चय कर चुकी थी। मैं और प्यारी चंदा के स्वयंवर में न जा, मगर उसके ठीक 3 दिन पहले विनोद ने अपना आत्मसमर्पण करके मुझे ऐसा मुग्ध कर दिया कि फिर मुझे किसी की सुध न रही। आहे, मैं प्रेम के अंतस्थल से निकले हुए उष्ण आवेश में कंपित शब्द अभी तक कानों में गूंज रहे हैं। मैं खड़ी थी और विनोद मेरे सामने घुटने टेके हुए प्रेरणा, विनय और आग्रह के पुतले बने थे। ऐसा अवसर जीवन में एक ही बार आता है, केवल एक बार, मगर उसकी मधुर स्मृति किसी स्वर्ग संगीत की भांति जीवन के तार तार में व्याप्त रहता है। तुम उस आनंद का अनुभव कर सकोगी
मैं रोने लगी। कह नहीं सकती मन में क्या क्या भाव आए, पर मेरी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। कदाचित यही आनंद की चरम सीमा है। मैं कुछ कुछ निराश हो चली। 3-4 दिन से विनोद को आते जाते कुसुम से बातें करते देखती थी। कुसुम नित नए आभूषणों से सजी रहती थी। और क्या कहूँ, एक दिन विनोद ने कुसुम की एक कविता मुझे सुनाई और एक एक शब्द पर सिर धुनते रहे। मैं माननी तो हूँ ही, सोचा जब यह उस चुड़ैल पर लट्टू हो रहे तो मुझे क्या गरज पड़ी है कि इनके लिए अपना सिर खपाऊँ। दूसरे दिन वह सवेरे आए तो मैंने कहला दिया तबीयत अच्छी नहीं है। जब उन्होंने मुझसे मिलने के लिए आग्रह किया तब विवश होकर मुझे कमरे में आना पड़ा। मन में निश्चय करने के आई थी, साफ कह दूंगी अब आप न आया कीजिए। मैं आपके योग्य नहीं हूँ। मैं कवि नहीं, विदुषी नहीं, सुभाषिणी नहीं। एक पूरी स्पीच मन में उमड़ रही थी, पर कमरे में आई और विनोद के संतृण नेत्र देखकर प्रबल उत्कंठा से कांपते हुए होठ, बहन उस आवेश का चित्रण नहीं कर सकती। विनोद ने मुझे बैठने भी न दिया। मेरे सामने घुटने के बल फर्श पर बैठ गए और उनके आतुर उन्मत्त शब्द मेरे हृदय को तरंगित करने लगे। एक सप्ताह तैयारियों में कट गया। पापा और मामा फूले ना समाते थे और सबसे प्रसन्न भी कुसुम, यही कुसुम जिसकी सूरत से मुझे घृणा थी। अब मुझे ज्ञात हुआ कि मैंने उस पर संदेह करके उसके साथ घोर अन्याय किया। उसका हृदय निष्कपट है। उसने न ईर्ष्या है न तृष्णा, सेवा ही उसके जीवन का मूल तत्व है। मैं नहीं समझती कि उसके बिना ये 7 दिन कैसे कटते। मैं कुछ खोई खोई सी जान पड़ती थी। कुसुम पर मैंने अपना सारा भार छोड़ दिया था। आभूषणों के चुनाव और सजा, वस्त्रों के रंग और काट झाट के विषय में उसकी सुरुचि विलक्षण है। 8वें दिन जब उसने मुझे दुल्हन बनाया तो मैं अपना रूप देखकर चकित रह गई। मैंने अपने को कभी ऐसी सुंदरी न समझा था। गर्व से मेरी आंखों में नशा सा छा गया। उसी दिन संध्या समय विनोद और 2 भिन्न जलधाराओं की भांति संगम पर मिलने का अभिनय हुआ। विवाह यात्रा की तैयारी पहले से ही हो चुकी थी। हम मंसूरी के लिए रवाना हो गए। कुसुम हमें पहुंचाने के लिए स्टेशन तक आई और विदा होते समय बहुत रोई। उसे साथ ले चलना था, पर न जाने क्या वह राजी न हुई। मंसूरी रमणीक है, इसमें संदेह नहीं। श्याम वर्ण मेघ मेघालय पहाड़ियों पर विश्राम कर रही है। शीतल पवन आशा तरंगों की भांति चिंतन का रंजन कर रहा है, पर मुझे ऐसा विश्वास है कि विनोद के साथ में किसी निर्जन वन में भी इतने ही सुख में रहती। उन्हें पाकर अब मुझे किसी वस्तु की लालसा नहीं। बहन, तुम इस आनंदमय जीवन की शायद कल्पना भी न कर सकोगी। सुबह हुई, नाश्ता आया, हम दोनों ने नाश्ता किया। डांडी तैयार, 9 बजते बजते सैर करने निकल गए। किसी जलप्रपात के किनारे बैठे, वहाँ जल प्रवाह का मधुर संगीत सुन रहे, या किसी शिला खंड पर बैठे मेघों की व्योम क्रीड़ा देख रहे। 11 बजते बजते लौटे, भोजन किया, मैं पियानो पर जा बैठी। विनोद को संगीत से प्रेम है, खुद बहुत अच्छा गाते हैं। अब तो वह झूमने ही लगते। तीसरे पैर हम 1 घंटे के लिए विश्राम करके खेलने या कोई खेल देखने चले गए। रात को भोजन करने के बाद थिएटर देखते हैं और वहाँ से लौटने का शयन करते हैं। न सास की घुड़कियाँ, न नंदों की कानाफूसी, न जेठानियों के ताने। पर इस सुख में भी मुझे कभी कभी एक शंका सी होती है। फूल में कोई कांटा तो नहीं छिपा हुआ है, प्रकाश के पीछे कहीं अंधकार तो नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता ऐसी संख्या क्यों होती। अरे यह लो, 5 बज गए। विनोद तैयार है, आज टेनिस का मैच देखने जाना है। मैं भी जल्दी से तैयार हो जाऊं, शेष बातें फिर लिखूंगी। हाँ, एक बात तो भूल ही जा रही हूँ, अपने विवाह का समाचार लिखना है। पतिदेव कैसे हैं, रंग रूप कैसा है, ससुराल गई या अभी मैके में है। ससुराल गई तो वहाँ के अनुभव अवसर लिखना। तुम्हारी खूब नुमाइश हुई होगी। घर कुटुंब और मोहल्ले की महिलाओं ने घूंघट उठा उठा कर खूब मुँह देखा होगा, खूब परीक्षा हुई होगी। ये सभी बातें विस्तार से लिखना। देखे कब फिर मुलाकात होती है। तुम्हारी पन्ना, प्यारी पन्ना। तुम्हारा पत्र पढ़कर चिंतन को बड़ी शांति मिली। तुम्हारे न आने से ही मैं समझ गई थी कि विनोद बाबू तुम्हें हर ले गए, मगर यह न समझी थी कि तुम्हें मंसूरी पहुंच गई। अब उस अमोद प्रमोद में भला गरीबी चंदा क्यों याद आने लगी। अब मेरी समझ में आ रहा है कि विवाह के लिए नए और पुराने आदर्श में क्या अंतर है।
तुमने अपनी पसंद से काम लिया, सुखी हो। मैं लोक लाज की दासी बनी रही, नसीबों को रो रही हूँ। अच्छा, अब मेरी बीती सुनो। दान दहेज के टंटे से तो मुझे कुछ मतलब है नहीं। पिताजी ने बड़ा ही उदार
अच्छा, अब कुछ मेरी भी कथा सुन लो। मुझे ऐसा संदेह हो रहा है कि विनोद ने मेरे साथ दगा की है। इसकी आर्थिक दशा वैसी नहीं जैसी मैंने समझी थी। केवल मुझे ठगने के लिए इन्होंने सारा सम्मान भरा था। मोटर मांगे की थी। बंगले का किराया अभी तक नहीं दिया गया। फर्नीचर किराए के थे। यह सच है कि इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से मुझे धोखा नहीं दिया, कभी अपनी दौलत की ढींग नहीं मारी। लेकिन ऐसा रहन सहन बना लेना जिससे दूसरों को अनुमान हो कि यह कोई बड़ा धनी आदमी है, एक प्रकार का धोखा ही है। संवाद इसलिए भरा गया था कि कोई शिकार फंस जाए। अब देखती हूँ कि विनोद मुझसे अपनी असली हालत को छिपाने का प्रयत्न किया करते हैं। अपने खत मुझे नहीं देखने देते। कोई मिलने आता तो चौंक पड़ते और घबराई हुई आवाज़ में बेरा से पूछते, कौन है? तुम जानती हो मैं धन की लौंडी नहीं, मैं केवल विशुद्ध हृदय चाहती हूँ, जिसमें पुरुषार्थ है, प्रतिभा है। वह आज नहीं तो कल अवश्य ही धनवान होकर रहेगा। मैं इस कपट लीला से जलती हूँ। अगर विनोद मुझसे अपनी कठिनाई कह दे तो मैं उनके साथ सहानुभूति करूँगी, उन कठिनाइयों को दूर करने में उनकी मदद करूँगी। यूँ मुझसे पर्दा करके यह मेरी सहानुभूति और सहयोग से ही हाथ नहीं धोते, मेरे मन में अविश्वास, देश, शोभ का बीज बोते हैं। यह चिंता मुझे मार डालती है। अगर उन्होंने अपनी दशा साफ साफ बता दी होती, मंसूरी आती ही क्यों? लखनऊ में ऐसी गर्मी नहीं पड़ती कि आदमी पागल हो जाए। यह हजारों रुपए क्यों पानी पड़ता? सबने कठिन समस्या जीविका की है। कई विद्यालयों में आवेदन पत्र भेजे रखे हैं, जवाब का इंतजार कर रहे हैं। शायद इस महीने के अंत तक कहीं जगह मिल जाए। पहले 3 बार 100 मिलेंगे, नहीं आता कैसे काम चलेगा? 150 रुपये तो पापा मेरे कॉलेज का खर्च देते थे। अगर 10-5 महीने जगह न मिले तो क्या करेंगे? यह फिक्र और भी खाए डालती है। मुश्किल यही है कि विनोद मुझसे पर्दा रखते हैं। अगर हम दोनों बैठकर परामर्श कर लेते तो सारी गुत्थियाँ सुलझ जाती, मगर शायद यह मुझे इस योग्य ही नहीं समझते। शायद इनका ख्याल कि मैं केवल रेशमी गुड़िया हूँ, जिसे भांति भांति के आभूषणों, सुगंधों, रेशमी वस्त्रों से सजाना ही काफ़ी है। थिएटर में कोई नया तमाशा होने वाला होता है, दौड़े हुए आकर मुझे खबर देते हैं। कहीं कोई जलसा हो, कोई खेल हो, कहीं सैर करना, उसकी सूचना मुझे दे जाती है। बड़ी प्रशंसा के साथ मानो मैं रात दिन विनोद और क्रीड़ा विलास में मगन रहना चाहती हूँ। मानो अब मेरे हृदय में गंभीर अंश है ही नहीं। यह मेरा अपमान है, घोर अपमान, जिसे मैं अब नहीं सह सकती। मैं अपने संपूर्ण अधिकार लेकर ही संतुष्ट हो सकती हूँ। बस इस वक्त इतना ही, बाकी फिर अपने यहाँ का हाल हवाला विस्तार से लिखना। मुझे अपने लिए जितनी चिंता है उससे कम तुम्हारे लिए नहीं है। देखो, हम दोनों के डोंगे कहाँ लगते हैं। तुम अपनी स्वदेशी 5000 वर्षों की पुरानी जर्जर नौका पर बैठी हो, मैं नए दूरगामी मोटर बोट पर बैठी हूँ। अवसर, विज्ञान और उद्योग मेरे साथ है, लेकिन कोई देवी विपत्ति आ जाए तब भी इसी मोटर बोट पर डूबूंगी। साल में लाखों आदमी रेल के टक्करों से मर जाते हैं, पर कोई बैलगाड़ियों पर यात्रा नहीं करता। रेलों का विस्तार बढ़ता ही जाता। बस तुम्हारी पन्ना, प्यारी पन्ना, कल तुम्हारा खत मिला, आज जवाब लिख रही हूँ। एक तुम हो कि महीनों रटाती हो। इस विषय में तुम्हें मुझसे उपदेश लेना चाहिए। विनोद बाबू पर तुम व्यर्थ ही आपेक्ष लगा रही हो। तुमने क्यों पहले ही अपनी उनकी आर्थिक दशा की जांच पड़ताल नहीं की? बस एक सुंदर, रसिक, शिष्ट, वाणी मधुर युवक देखा और फूल उठी। अब भी तुम्हारा ही दोष है। तुम अपने व्यवहार से, रहन सहन से सिद्ध कर दो कि तुम में गंभीर अंश है। फिर देखो कि विनोद बाबू कैसे तुमसे पर्दा रखते हैं। और बहन, यह तो मानवीय स्वभाव है। सभी चाहते हैं कि लोग हमें संपन्न समझे। इस संवाद का तो अंत निभाने की चेष्टा की जाती है, और जो इस काम में सफल हो जाता है उसी का जीवन सफल समझा जाता है। जिस युग में धन की सर्वप्रधानता हो, मर्यादा, कीर्ति, यश, यहाँ तक कि विद्या भी धन से खरीदी जा सके, उस युग में संवाद भरना एक लाजमी बात हो जाती है। अधिकार योग्यता का मुंह ताकते हैं। यही समझ लो कि इन दोनों में फूल और फल का संबंध है। योग्यताओं का फूल लगा, अधिकार फल।
आया। इन ज्ञानोपदेश के बाद अब तुम्हें हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। तुमने पतिदेव के नाम जो पत्र लिखा था उसका बहुत अच्छा असर हुआ। उसके 5वें ही दिन स्वामी का कृपा पात्र मुझे मिला। बहन, वह खत पाकर मुझे इतनी खुशी हुई, इसका तुम अनुमान भी नहीं लगा सकती हो। मालूम होता है अंधे को आंखें मिल गई। कभी कोठे पर जाती थी, कभी नीचे आती थी, सारे में खलबली पड़ गई। तुम्हें वह पत्र अत्यंत निराशाजनक जान पड़ता है। मेरे लिए वैसे जीवन मंत्र था, आशा दीपक था। प्राणेश ने बारातियों की उद्दंडता पर खेद प्रकट किया, पर बड़ों के सामने वह जबान कैसे खोल सकता। फिर जनजातियों ने भी बारातियों का जैसा आदर सत्कार करना चाहिए था वैसा नहीं किया। अंत में लिखा था, प्रिय, तुम्हारे दर्शनों की कितनी उत्कंठता है, लिख नहीं सकता। तुम्हारी कल्पित मूर्ति नित आंखों के सामने रहती है, पर कुल मर्यादा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। जब तक माता पिता का रुक न पाऊँ आ नहीं सकता। तुम्हारे वियोग में चाहे प्राण ही न निकल जाए, पर पिता की इच्छा की उपेक्षा नहीं कर सकता। हाँ, एक बात का दृढ़ निश्चय कर रहा हूँ, चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए, कपोतू कहलाऊँगा, पिता के कोप का भागी बनूँ, घर छोड़ना पड़े पर अपनी दूसरी शादी न करूँगा। मगर जहाँ तक मैं समझता हूँ मामला इतना तूल न खींचेगा। यह लोग थोड़े दिनों में नरम पड़ जाएंगे, तब मैं आऊँगा और अपनी हृदयश्वरी को आँखों पर बिठा कर लाऊँगा। बस अब मैं संतुष्ट हूँ बहन, मुझे और कुछ न चाहिए। स्वामी मुझ पर इतनी कृपा रखें, इससे अधिक और क्या कर सकते हैं। प्रियतम, तुम्हारी चंदा सदैव तुम्हारी रहेगी। तुम्हारी इच्छा ही उसका कर्तव्य है। वह जब तक जिएगी तुम्हारे पवित्र चरणों से लगी रहेगी। उसे बिसारना मत। बहन, आंखों में आंसू भर आते हैं, अब नहीं लिखा जाता, जवाब जल्द देना। तुम्हारी चंदा। प्यारी बहन, तुझसे बार बार क्षमा मांगती हूँ, पैरों में पड़ती हूँ। मेरे पत्र न लिखने का कारण आलस्य न था, सैर सपाटे की धुन न थी। रोज़ सोचती थी कि आज लिखूंगी, पर कोई न कोई ऐसा काम आ पड़ता कि कोई ऐसी बात हो जाती, कोई ऐसी बाधा आ खड़ी होती कि चिंत अशांत हो जाता और मुंह लपेट कर पड़ जाती। तुम मुझे अब देखो तो शायद पहचान न सकोगी। मंसूरी से दिल्ली आए 1 महीना हो गया। यहाँ विनोद को 300 रुपये की एक जगह मिल गई। यह सारा महीना बाजार की खाक छानने में कटा। विनोद ने मुझे पूरी स्वाधीनता दे रखी है, मैं जो चाहूँ करूँ, उनसे कोई मतलब नहीं। वह मेरे मेहमान हैं। गृहस्थी का सारा बोझ मुझ पर डालकर वह निश्चित हो गए। ऐसा बेफिक्र मैंने आदमी ही नहीं देखा। हाजिरी की परवाह है न डिनर की। बुलाया तो आ गए, नहीं तो बैठे हैं। नौकर से कुछ बोलने की तो मानो उन्होंने कसम खा रखी है। उन्हें डांटूं तो मैं, रखूं तो मैं, निकालूं तो मैं, उनसे कोई मतलब ही नहीं। मैं चाहती हूँ मेरे प्रबंधन की आलोचना करे, अबे निकाले। मैं चाहती हूँ जब मैं बाजार से कोई चीज़ लाऊं तो वह बतावे कि जट गई जीत गई आई। मैं चाहती हूँ महीने के खर्च का बजट बनाते समय मेरे और उनके बीच में खूब बहस हो, पर इन अरमानों में से एक भी पूरा नहीं होता। मैं नहीं समझती इस तरह कोई स्त्री कहाँ तक गृह प्रबंधन में सफल हो सकती है। विनोद के इस संपूर्ण आत्मसमर्पण ने मेरी निज की ज़रूरतों के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं रखी। अपने शौक़ के चीज़ें खुद खरीद कर लाते बुरा मालूम होता, कम से कम मुझसे नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ मैं अपने लिए कोई चीज़ लाऊं तो वह नाराज़ न होंगे, नहीं मुझे विश्वास है खुश होंगे। लेकिन मेरा जी चाहता है मेरे शौक़ श्रृंगार की चीज़ें वह खुद ला कर दे। उनमें से लेने में जो आनंद आता है वह खुद जाकर लेने में नहीं। पिताजी अब भी मुझे 100 रुपये महीना देते हैं। उन 100 रुपये को मैं अपनी ज़रूरतों पर खर्च कर सकती हूँ, पर न जाने क्यों मुझे भय होता है कि कहीं विनोद समझे मैं उनके रुपये खर्च किए डालती हूँ। जो आदमी किसी बात पर नाराज़ नहीं हो सकता वह किसी बात पर खुश भी नहीं हो सकता। मेरी समझ में नहीं आता वह किस बात से खुश और किस बात से नाराज़ होते हैं। बस मेरी दशा उस आदमी की सी है जो बिना रास्ते जाने इधर उधर भटकता फिरे। तुम्हें याद होगा हम दोनों कोई गणित का प्रश्न लगाने के बाद कितनी उत्सुकता से उसका जवाब देखते थे। जब हमारा जवाब किताब के जवाब से मिल जाता तो हमें कितना हार्दिक आनंद मिलता था। मेहनत सफल हुई इसका विश्वास हो जाता था। जिन गणितों की
पुस्तकों में प्रश्नों के उत्तर न लिखे होते, उसके प्रश्न हल करने की हमारी इच्छा ही न होती। सोचते थे मेहनत बेकार जाएगी। मैं रोज़ प्रश्न हल करती हूँ पर नहीं जानती कि जवाब ठीक निकले या गलत। सोचा मेरे चिंतन की क्या दशा होगी। एक हफ्ता होता है लखनऊ की मिस रिंग में से भेंट हो गई। वह लेडी डॉक्टर है। मेरे घर बहुत आती जाती है। किसी का सिर भी धमका और मिस रिंग बुलाई गई। पापा जब मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर थे तो उन्होंने इन मिस रिंग को पढ़ाया था। उसका एहसान वह अब भी मानती है। यहाँ देखकर भोजन का निमंत्रण न देना अशिष्टता की हद होती। मिस रिंग ने दावत मंजूर कर ली। उस दिन मुझे जितनी कठिनाई हुई वह बयान नहीं कर सकती। मैंने कभी अंग्रेज़ों के साथ टेबल पर खाना नहीं खाया। उनमें भोजन के क्या शिष्टाचार है इसका मुझे मालूम नहीं, इसका मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं। मैंने समझा था विनोद मुझे सारी बातें बता देंगे। वह बरसों से अंग्रेज़ों के साथ इंग्लैंड रह चुके हैं। मैंने उन्हें मिस रिंग के आने की सूचना भी दे दी थी, पर उस भले आदमी ने मानो सुना ही नहीं। मैंने भी निश्चय किया मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगी। यही न होगा कि मिस रिंग हंसेगी। अपने ऊपर बार बार झुंझलाती थी कि कहाँ मिस रिंग को बुला बैठी। पड़ोस के बंगलों में कई हम ही जैसे परिवार रहते हैं, उनसे सलाह ले सकती थी, पर यही संकोच होता कि ये लोग मुझे गंवार नहीं समझेंगे। अपनी इस व्यवस्था पर थोड़ी देर तक आंसू भी बहाती रही। आखिर निराश होकर अपनी बुद्धि से काम लिया। दूसरे दिन मिस रिंग आई। हम दोनों भी मेज पर बैठे। दावत शुरू हुई। मैं देखती थी कि विनोद बार बार झपेटे थे। मिस रिंग बार बार नाक सिकोड़ती थी, जिससे प्रकट हो रहा था कि शिष्टाचार की मर्यादा भंग हो रही है। मैं शर्म के मारे मरी जाती कि किसी भांति विपत्ति सिर से टले। तब मैंने कान पकड़ के अब किसी अंग्रेज की दावत न करूँगी। उस दिन से देख रही हूँ विनोद मुझसे कुछ खिंचे खिंचे हुए हैं। मैं भी नहीं बोल रही हूँ। वह शायद समझते हैं कि मैंने उनकी बद करा दी। मैं समझ रही हूँ कि उन्होंने मुझे लज्जित करा दिया। सच कहती हूँ चंदा गृहस्थी के इन झंझटों में मुझे अब किसी से हंसने बोलने का अवसर नहीं मिलता। इधर महीनों से कोई नई पुस्तक नहीं पढ़ सकी। विनोद की विनोदशीलता भी न जाने कहाँ चली गई। वह अब सिनेमा या थिएटर का नाम भी नहीं लेते। हाँ मैं चलूँ तो वह तैयार हो जाएंगे। मैं चाहती हूँ प्रस्ताव उनकी ओर से हो, मैं उसका अनुमोदन करूँ। शायद वह पहले की आदत छोड़ रहे हैं। मैं तपस्या का संकल्प उनके मुख पर अंकित पाती हूँ। ऐसा जान पड़ता है अपने में गृह संचालन की शक्ति न पाकर उन्होंने सारा भार मुझ पर डाल दिया। मंसूरी में वह घर के संचालक थे। 2-2.5 महीने में 1500 खर्च किए। कहाँ से लाए और यह मैं अब तक नहीं जानती। पास तो शायद कुछ रहा हो, संभव है किसी मित्र से ले लिया हो। 300 रुपये महीने की आमदनी में थिएटर और सिनेमा का जिक्र ही क्या, 50 रुपये तो मकान ही के निकल जाते हैं। मैं इस जंजाल से तंग आ गई। जी चाहता कि विनोद से कह दूँ कि मेरे चलाए या ठेले न चले। आप तो 2-2.5 घंटा यूनिवर्सिटी में काम करके दिन भर चैन करेंगे, खूब टेनिस, खूब उपन्यास पढ़ेंगे, खूब सोए। में सुबह से आधी रात तक इन झंझटों में मरा करूं। कई बार छेड़ने का इरादा किया, दिल में ठान कर उनके पास गई, लेकिन उनका सामीप्य मेरे सामने सही विरक्ति को हर लेता है। उनका विकसित मुखमंडल, उनके अनुरुक्त नेत्र, उनके कोमल शब्द मुझ पर मोहिनी मंत्र सा डाल देते हैं। उनके एक आलिंगन में मेरी सारी वेदना विलीन हो जाती है। बहुत अच्छा होता अगर यह इतने रूपवान, इतने मधुरभाषी, इतने सभ्य न होते। तब कदाचित मैं इनसे झगड़ बैठती, अपनी कठिनाइयाँ कह सकती थी। इस दशा में तो उन्होंने मुझे जैसा भेड़ बना दिया। मगर माया को तोड़ने का मौका तलाश कर रही हूँ। एक तरह से मैं अपना आत्मसम्मान खो बैठी हूँ। मैं क्यों हर एक बात में किसी की अप्रसन्नता से डरती हूँ? मुझ में क्यों यह भाव नहीं आता कि जो कुछ मैं कर रही हूँ वह ठीक है? मैं इतनी मुक्त पेशा क्यों करती हूँ? इस मनोवर्ती पर मुझे विजय पाना है, चाहे जो कुछ हो। अब इस वक्त विदा होती हूँ। अपने यहाँ समाचार लिखना जी लगा है। तुम्हारी पन्ना, प्यारी पन्ना। तुम्हारा पत्र पढ़कर मुझे खुद दुख हुआ। कुछ हंसी आई, कुछ क्रोध आया। तुम क्या चाहती हो यह तुम खुद नहीं मालूम। तुमने आदर्श पति पाया है। व्यर्थ की शंकाओं से मन को अशांत न करो। तुम स्वाधीनता चाहती थी, वह तुम्हें मिल गई। 2 आदमियों के लिए 300 रुपये कम नहीं होते।
उस पर अभी तुम्हारे पापा भी 100 रुपये दे दिया करते हैं। अब और क्या करना चाहिए? मुझे भय होता है कि तुम्हारा चिंतक कुछ अव्यवस्थित हो गया है। मेरे पास तुम्हारे लिए सहानुभूति का एक शब्द भी नहीं। मैं 15 तारीख को काशी आ गई। स्वामी स्वयं मुझे विदा कराने गए थे। घर से चलते समय बहुत रोई। पहले मैं समझती थी कि लड़कियां झूठ मूठ रोया करती है, फिर मेरे लिए तो माता पिता का वियोग कोई नई बात न थी। गर्मी, दशहरा और बड़े दिन की छुट्टियों के बाद 6 सालों से इस वियोग का अनुभव कर रही हूँ। कभी आंखों में आंसू न आते थे, सहेलियों से मिलने की खुशी होती थी। अब तो ऐसा जान पड़ता है कि कोई हृदय को खींच लेता है। अम्मा जी के गले लिपटकर मैं तो इतनी रोई कि मुझे मूर्छा आ गई। पिताजी के पैरों पर लौटकर रोने की अभिलाषा मन में ही रह गई। हाय वह रुदन का आनंद! उस समय पिता के चरणों पर गिरकर रोने के लिए अपने प्राण तक दे देती। यही रोना आता था कि मैंने इनके लिए कुछ न किया। मेरा पालन पोषण करने में इन्होंने क्या कुछ कष्ट न उठाया। मैं जन्म की रोगिणी हूँ, रोज ही बीमार रहती हूँ। अम्मा जी रात रात भर मुझे गोद में लिए बैठी रही। पिताजी के कंधों पर चढ़कर उचकने की याद आती मुझे अभी तक आती है। उन्होंने कभी मुझे कड़ी निगाह से नहीं देखा। मेरे सिर में दर्द हुआ, उन्होंने हाथों के तोते उड़ गए। 10 वर्ष की उम्र तक क्यों गए? 6 साल देहरादून में गुजरे। अब जब इस योग्य हुई कि उनकी सेवा कर सकूं तो यूं पर झाड़कर अलग हो गई। कुछ 8 महीने तक उनके चरणों की सेवा कर सकी। यही 8 महीने मेरे जीवन की निधि है। मेरे ईश्वर से यही प्रार्थना की मेरा जन्म फिर इसी गोद में हो और फिर इसी अतुल पितृ स्नेह का आनंद भोगूं। संध्या समय गाड़ी स्टेशन से चली। मैं अपने कमरे में थी और लोग दूसरे कमरे में थे। उस वक्त सहसा मुझे स्वामी जी को देखने की प्रबल इच्छा हुई। सत्तावना, सहानुभूति और आश्चर्य के लिए हृदय व्याकुल हुआ। ऐसा जाना पड़ता जैसे कोई कैदी कालापनी जा रहा हो। घंटे भर के बाद गाड़ी एक स्टेशन पर रुकी। मैं पीछे की ओर खिड़की से सिर निकालकर देखने लगी। उसी वक्त द्वार खुला और किसी ने कमरे में कदम रखा। उस कमरे में एक औरत भी न थी। मैंने चौंक कर पीछे देखा तो एक पुरुष। मैंने तुरंत मुंह छिपा लिया और बोली, आप कौन? यह जनाना कमरा है, मर्दाने कमरे में जाइए। पुरुष ने खड़े खड़े कहा, मैं तो इसी कमरे में बैठूंगा, मर्दाने कमरे में भीड़ बहुत है। मैंने रोज से कहा, नहीं आप इसमें नहीं बैठ सकते। मैं तो बैठूंगा, आपको निकलना पड़ेगा तो आप अभी चल जाइए, नहीं तो मैं अभी जंजीर खींच लूँगी। अरे साहब, मैं भी आदमी हूँ, कोई जानवर नहीं। इतनी जगह पड़ी हुई है, आपका इसमें हर्ज क्या है? गाड़ी ने सीटी दी और घबराकर बोली, आप निकलते हैं या मैं जंजीर खींचूं? पुरुष ने मुस्कुराकर कहा, आप तो बड़ी गुस्सेवार मालूम होती है। एक गरीब आदमी पर आपको जरा भी दया नहीं आती। गाड़ी चल पड़ी। मारे क्रोध और लज्जा के मुझे पसीना आ गया। मैंने फौरन द्वार खोल दिया और बोली, अच्छी बात है, आप बैठिए, मैं ही जाती हूँ। बहन, मैं सच कहती हूँ, मुझे उस वक्त लेश मात्र भी भय न था। जानती थी गिरते ही मर जाऊंगी, पर एक अजनबी के साथ अकेले बैठने मेरे मर जाना अच्छा था। मैंने एक पैर लटकाया ही था कि उस पुरुष ने मेरी बाँह पकड़ ली और अंदर खींचता बोला, अब तक तो आपने मुझे काले पानी भेजने का सामान कर दिया होगा। यहाँ और कोई है नहीं, फिर आप इतना क्यों घबराती हैं? बैठे, जरा हंसिए, बोलिए, अगले स्टेशन पर मैं उतर जाऊँगा। इतनी देर तक कृपया कटाक्ष से वंचित न कीजिए। आपको देखकर दिल काबू से बाहर हुआ जाता है। क्यों एक गरीब का खून सिर पर लीजिएगा? मैंने झटकर अपना हाथ छुड़ाया। सारी देह कांपने लगी, आंखों में आंसू भरे आए। उस वक्त अगर मेरे पास कोई छुरी या कटार होती तो मैंने ज़रूर उसे निकाल लिया होता और मरने मारने को तैयार हो गई होती, मगर इस दशा में क्रोध से होठ चापने के सिवाय क्या करती? आखिर जल्लाना व्यर्थ समझकर मैंने सावधान होने की चेष्टा करके कहा, आप कौन हैं? उसने उसी ठिठाई से कहा, तुम्हारे प्रेम का इच्छुक। आप तो मजाक करते हैं, सच बतलाइए। सच बता रहा हूँ, तुम्हारा आशिक हूँ। अगर आप मेरे आशिक हैं तो कम से कम इतनी बात मानिए कि अगले स्टेशन पर उतर जाइएगा। मुझे बदनाम करके आप कुछ न पाएंगे, मुझ पर इतनी दया कीजिए। मैंने हाथ जोड़कर यही बात कही। मेरा गला भी भर आया। उस आदमी ने द्वार की ओर जाकर कहा, अगर आपका यही हुक्म है तो लीजिए, जाता हूँ, याद रखिएगा। उसने द्वार खोल लिया और एक पाँव आगे बढ़ाया।
मुझे मालूम हुआ वह नीचे कूदने जा रहा है। बहन नहीं कह सकती कि उस वक्त मेरे दिल की क्या दशा हुई। मैंने बिजली की तरफ लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया। उसने ग्लानि से भरे स्वर में कहा, क्यों खींच लिया? मैं तो चला जा रहा था। अगला स्टेशन आने दीजिए। जब आप भगा ही रही हैं तो जितनी जल्दी भाग जाऊं उतना ही अच्छा है। मैं यह कब कहती हूँ कि आप चलती गाड़ी से कूद पड़िए। अगर मुझ पर इतनी दया है तो एक बार ज़रा दर्शन ही दे दो, अगर आपकी स्त्री से कोई दूसरा हो। हेलो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की स्टोरी, यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।